नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर गुप्त काल के बाद की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में। देखिएगा, जब जैसे ही गुप्त काल हुआ, गुप्त काल के बाद ठीक है, जितने भी अन्य छोटे छोटे सामंत थे उन्होंने अपना प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जो राज्य कदर राज्य थे, जो गुप्त वंश के अधीन रहते थे, अब वो वंश क्या हो गए, अपने आप को स्वतंत्र करते चले गए। इसी प्रकार बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। तो आज हमारा जो चैप्टर है ये है आपका ठीक गुप्तोत्तर काल का चैप्टर। ध्यान रखिएगा, गुप्तोत्तर काल में हम पहले पढ़ेंगे ठीक है आपका पुष्यभूति वंश। तो ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। तो ये जो आपके गुप्तोत्तर काल के ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं ठीक है, अब ये अलग अलग क्षेत्र के जो राजा हैं ठीक, ये अपने अपने क्षेत्र में अधिपत्य जमाने लगते। तो सबसे पहले हम मगध से प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इलाका है बिहार का अर्थात मगध ठीक, जब मगध में ध्यान रखिएगा गुप्त का अर्थात गुप्त शासकों का जब अंत हुआ तो उसके जो सामंत थे वो सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, और उसी क्रम में हम पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश जो हरियाणा का क्षेत्र है ठीक, ये क्षेत्र जो है वास्तव में ये भी गुप्तों के अधीन आता था, परंतु जैसे ही मगध साम्राज्य में गुप्त का ठीक, ध्यान रखिएगा गुप्त शासकों का आपका पतन प्रारंभ हो गया, वैसे ही ठीक हरियाणा के जो क्षेत्रीय राजवंश थे इन्होंने अपने आप को, सामंतों ने अपने आप को मुक्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर था आपका पुष्यभूति। इसी पुष्यभूति ने ठीक है पुष्यभूति वंश की स्थापना की। तो पहला नाम लिखिए आप, पुष्यभूति। क्लियर है, पुष्यभूति ठीक। दूसरा इसमें आएगा आपका प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, और तीसरा आएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। इन तीन शासकों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझिए, पुष्यभूति वास्तव में ये गुप्त के सामंत थे। जैसे ही गुप्तों का अंत हुआ वैसे ही इस सामंत ने अपने आप को मुक्त करके पुष्यभूति वंश की स्थापना की। अर्थात प्रथम शासक कौन हो गया आपका, पुष्यभूति। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ठीक, ये जो आपका प्रथम शासक हो गया। क्लियर है। दूसरा है प्रभाकर वर्धन। ध्यान रखिएगा, प्रभाकर वर्धन का ऐसा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता है, बस ये समझ लीजिए कि प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र है हर्षवर्धन, ये जो है ठीक अगला महत्वपूर्ण शासक बनता है। ठीक, चूंकि प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन नाम आ रहा है इसलिए इस वंश को हम एक और नाम से जानते हैं, वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश समझ के रखिएगा। पुष्यभूति वंश को एक और नाम से हम जानते हैं और नाम है वर्धन वंश। क्लियर है। ठीक, अब इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में। चलिए अब इसको आप ध्यान से रखिएगा। हर्षवर्धन जो है ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन करता है। अर्थात जो है ये 606 ईस्वी में ये अपनी गद्दी पे बैठता है, और जिस समय ये गद्दी पे बैठता है उसी समय ये आपका ठीक है वर्धन, अर्थात समझिए ठीक है वर्धन एक हिसाब जैसे कि अपना शक संवत आपका गुप्त संवत, उसी प्रकार ये वर्धन संवत के प्रारंभ करता है। कब, 606 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके एक एक पॉइंट देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो था ठीक, उसके दरबार में एक प्रमुख दरबारी था। कौन था, बाण भट्ट। ठीक, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, बाण भट्ट। ये जो बाण भट्ट है इसकी रचना है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, और ये हर्ष चरित्र कोई और नहीं है ठीक, हर्ष चरित्र यही हर्षवर्धन है, पुष्यभूति वंश का तीसरा प्रमुख शासक। हालांकि बीच में 2-3 शासक और हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण शासक के बारे में देख रहे हैं। तो हर्षवर्धन का ठीक है, हर्षवर्धन के उसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने उसके आपके चरित्र के बारे में वर्णन किया है, और उस पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में ही एक विदेशी यात्री भारत आया था, विदेशी यात्री। जिस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहयान आया था, इसके दरबार में वेनसांग आया था। समझ के रखिएगा ना, वेनसांग। ठीक, वेनसांग ठीक है, वेनसांग। इसकी पुस्तक का नाम है CU की, समझिएगा CU की। ठीक है, विदेशी यात्री कौन आया, ठीक, वेनसांग आया। अब यहाँ समझिएगा, ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या नाम से जानते हैं, अंतिम हिंदू शासक, हिंदू शासक, क्योंकि इसके बाद अब हिंदू शासकों का जो क्रम है ठीक वो नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो हिंदू शासकों का क्रम नहीं मिलता है। ये जो स्वयं एक कवि था, ध्यान रखिएगा, एक तरफ बाण भट्ट इसके दरबार में दरबारी है, तो इसके बारे में जान लीजिए, ये स्वयं एक कवि था। ठीक, इसने 3 रचना की थी। पहला है नागानंद, नागा
नंद, दूसरा है रत्नावली, रत्नावली, और तीसरा है प्रियदर्शिका। कौन सी? प्रियदर्शिका। क्लियर है? ठीक, समझिए इस चीज को। ठीक, खुद हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके अलावा इसने 2 आपके महत्वपूर्ण आपके सम्मेलन कराए थे, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात 2 सम्मेलन हुआ था, उस 2 सम्मेलन के बारे में जान लीजिए। पहला हुआ था कन्नौज में, और दूसरा हुआ था प्रयाग में। ठीक है, और ये जो धर्म सम्मेलन, एक्चुअली में ये क्या है? धर्म सम्मेलन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, धर्म सम्मेलन। ठीक है, अब इस धर्म सम्मेलन में, ठीक, ये 2 प्रमुख धर्म सम्मेलन थे। पहला था कन्नौज में, दूसरा था प्रयाग में। जो कन्नौज में धर्म सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता वेनसोंग ने किया था। वेनसोंग कौन? वेनसोंग बौद्ध यात्री जो इसके दरबार में आया था, यही वेनसोंग जो है, ठीक, इस आपके पहले सम्मेलन की, पहले धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। और दूसरा जो सम्मेलन होता है वो प्रयाग में होता है। प्रयाग मतलब वर्तमान में, ठीक, इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। अब इसी प्रयागराज में जो हुआ था, इसी को मोक्ष परिषद कहा गया है। यह प्रश्न में पूछता है, मोक्ष परिषद। ठीक है, तो समझ लीजिए जो 2 आपके धर्म सम्मेलन हुए हैं उसमें जो दूसरा है प्रयाग वाला, ठीक, उसी को मोक्ष परिषद के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब समझिए यहां पर कुछ उपाधि के बारे में पूछता है। तो हर्षवर्धन जो है ये सम्राट की उपाधि धारण करता है, सम्राट, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक, इसके साथ साथ दक्षिणा पथेश्वर नाथ की उपाधि धारण करता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणा पथ नाथ की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा और एक चीज बता दूं, इसका एक युद्ध हुआ था। ठीक है, किसका? हर्षवर्धन का हुआ था चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, फिर इसको मैं मेंशन कर देता हूं। इसका एक युद्ध हुआ था चालुक्य शासक, चालुक्य शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब इसी ध्यान रखिएगा, वास्तव में ये हुआ था ताप्ती नदी के तट पे, नर्मदा ताप्ती के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब इसी युद्ध में हर्षवर्धन जो है वो पराजित हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस प्रकार आप हर्षवर्धन के संबंध में समझ सकते हैं कि ये जो है इस समय का, तत्कालिक समय का एक महत्वपूर्ण शासक था। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। गुप्त वंश जो है एक आपका केंद्रीकृत आपका एक वंश था। जैसे उस वंश की समाप्ति होती है आपका, ठीक, हर्षवर्धन आता है। अब इसकी समाप्ति के बाद, ठीक, क्षेत्रीय वंश जो है, ठीक, सब के सब इस पुष्यभूति क्षेत्र, अर्थात ये था आपका कन्नौज। ठीक है, इस कन्नौज पे सब आक्रमण करते हैं, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, राष्ट्रकूट हो या पाल वंश हो। सब की नजर, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार, तीनों की नजर जो है, ठीक है, कन्नौज पे पड़ती है। और इसी घटना को कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्यान रखिएगा, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये जो तीनों हैं आपस में लड़ते हैं कन्नौज को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? कन्नौज को। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके तीनों वंश के बारे में, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं हम पाल वंश। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। पाल वंश का जो प्रथम शासक था ये था गोपाल। ध्यान रखिएगा, गोपाल जो है इस वंश का संस्थापक था, संस्थापक। ठीक, इसके संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। दान, नालंदा विश्वविद्यालय को दान नहीं दिया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना उसको दान दिया था। ठीक, समझिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था। ठीक है, साथ ही साथ इसने एक और चीज की स्थापना की थी, ओदंतीपुर विहार की स्थापना। ठीक है, किसकी स्थापना भाई? इसने किया था ओदंतीपुर विहार की स्थापना, ओदंतीपुर विहार। ठीक, तो इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था, नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया और ओदंतीपुर विहार की स्थापना करता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल के बाद आता है धर्मपाल। धर्मपाल, धर्मपाल ने क्या किया? ठीक है, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, और साथ ही साथ सोमपुर,
सोमपुर विहार की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा, सोमपुर विहार। ठीक, इस चीज को समझ लीजिएगा। धर्मपाल के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, साथ ही साथ ये जो है सोमपुर विहार की स्थापना करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि धर्मपाल जो है, ठीक, ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है, ठीक, इसमें भाग लेता है ये। तो अर्थात ठीक, पाल वंश से धर्मपाल, राष्ट्रकूट से और गुर्जर प्रतिहार से दो दो तीन तीन शासक यहाँ पर लड़ेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ से केवल धर्मपाल जो है, ठीक, वो युद्ध करता है। तो ये हो जाएगा आपका पाल वंश। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका संस्थापक है दंती दुर्ग। ठीक, दंती दुर्ग, तो इसका संस्थापक हो गया आपका दंती दुर्ग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दंती दुर्ग में, दंती दुर्ग के बाद अगला आता है शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, इसके बारे में जान लीजिए कि इसी के समय इसी ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने जो अजंता की गुफा है उसी, सॉरी अजंता की नहीं, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा का निर्माण को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराया था। तो एलोरा की गुफा का निर्माण को पूरा कराया। एलोरा का जो गुफा है, इस गुफा के निर्माण को क्या किया, पूर्ण कराया था। किसने? ठीक, कृष्ण प्रथम ने। कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये जान लीजिए कि कृष्ण प्रथम ने इसी एलोरा मंदिर में कैलाश मंदिर की स्थापना की। कैलाश मंदिर। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कृष्ण प्रथम के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रमुख शासक आ जाता है ध्रुव। ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लेता है ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। ठीक है, यहां से ध्रुव के बारे में जान लीजिए। इसके बाद आता है गोविंद। ठीक, तो ये दो शासक हैं आपके। गोविंद जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतिम रूप से जीत जाता है। अंतिम रूप से क्या करता है, जीत जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ध्यान रखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश में जब आपसी संघर्ष होता है, ठीक, यहाँ के लिए, ठीक, विजय जो है तीनों का जो फाइनल जो है आपका फाइनल राउंड में जो, ठीक है, युद्ध को जीतता है वो है आपका राष्ट्रकूट वंश। परंतु शासक जो शासन करते हैं आपके गुर्जर प्रतिहार लोग, अर्थात ये जो है पूरे शासन को दे देते हैं गुर्जर प्रतिहार को कि आप ही करिए करके। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम और ध्रुव के साथ साथ गोविंद की चर्चा हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ठीक है, इसका राजधानी आपका अनहिलवाड़ में पड़ता है। ठीक, कहां पर? अनहिलवाड़। अनहिलवाड़, ठीक, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का अनहिलवाड़ है। चलिए आइए इसका संस्थापक देख लेते हैं। तो इसके सबसे प्रमुख शासक आएंगे आपके, ठीक है, हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा? हरिश्चंद्र। ठीक, हरिश्चंद्र। ठीक है, मैं इसको नीचे को इरेज कर दे रहा हूं। यहां पर चलिए यहां बढ़ा लूंगा, चिंता नहीं, बढ़ा लेता हूं। ठीक, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है ये आपके इस वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हरिश के बाद हरिश्चंद्र के बाद जो अगला प्रमुख शासक होता है वो होता है नागभट्ट प्रथम। ध्यान रखिएगा, कौन होता है? नागभट्ट प्रथम। ठीक, अगला देख लेते हैं, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट के बाद अगला प्रमुख शासक होता है वत्सराज। ध्यान रखिएगा, कौन होता है? वत्सराज। और त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्यान रखिएगा, यहां से वत्सराज शामिल होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल होता है? ठीक है, तो वत्सराज शामिल होता है। क्लियर है? ठीक, ये वास्तव में क्या होता है, ये जो है, ठीक है, आपको धर्मपाल को पराजित करता है, लेकिन खुद जो है, ठीक है, यहाँ पर आपके गोविंद से पराजित हो जाता है, या ध्रुव से, सॉरी, ध्रुव से पराजित होता है। वहाँ पर पराजित करता है, यहाँ पर पराजित हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि युद्ध में कौन किसको जीतता है ये वंश के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उतना डीप में नहीं पूछेगा। ठीक, ये क्या करता है? ठीक, धर्मपाल को पराजित कर देता है, लेकिन ध्रुव से पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है। क्लियर है? वत्सराज के बाद अगला प्रमुख शासक है मिहिर भोज। मिहिर भोज। ठीक, मिहिर भोज और कोई नहीं है, यही राजा भोज है। ठीक, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? राजा
भोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो जो भी युद्ध लड़ा है त्रिपक्षीय संघर्ष में, ये अंतिम रूप से हारा ही हारा है। ठीक है, ये जो है इसी ने, ठीक, आदि, ध्यान रखिएगा, आदि वराह की उपाधि धारण की, वराह की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इसने चांदी के ट्रम्भ सिक्के जारी किए, ट्रम्भ सिक्के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। ठीक, आदि वराह की उपाधि धारण किया और चांदी के ट्रम्भ सिक्के जारी किए। ठीक है, चलिए, राजा भोज अर्थात मिहिर भोज। ठीक है, इस वंश के बाद, इसके बाद हमारा अगला प्रमुख शासक जो है, ठीक, आपका महेंद्रपाल है। एकमात्र शासक है हमारा अगला महेंद्रपाल। इसके बारे में केवल छोटा सा चर्चा बता देता हूँ। महेंद्रपाल जो है, इसी के दरबार में राजशेखर है, राजशेखर। ठीक, राजशेखर कौन? राजशेखर वही जिसने कर्पूर मंजरी की रचना की है। ध्यान रखिएगा, किसकी रचना की है? कर्पूर मंजरी। तो इस प्रकार हमने केवल एक ही स्लाइड में, एक ही वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार पुष्यभूति वंश में आपके पुष्यभूति, उसके बाद आपका हर्षवर्धन जो है ये प्रमुख रूप से शासन करते हैं। उसके बाद पाल वंश में गोपाल, धर्मपाल को देख चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट में हमने दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद को देखा है। उसी प्रकार, ठीक है, आपके गुर्जर प्रतिहार में, ठीक, हरिश्चंद्र, नागभट्ट, ठीक, वत्सराज और मिहिर भोज और महेंद्रपाल को देखा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो तीनों वंश है, ये जो तीनों वंश आपस में संघर्ष करते हैं। ठीक है, जिसमें, ठीक, विजय होता है राष्ट्रकूट वंश, लेकिन शासन करता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर आप जो है, ठीक, अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। ठीक, पिछले वीडियो के लिए प्रीवियस बटन पे। ठीक है, अगर आप इसके आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको इसी के वीडियो से संबंधित अगला नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके अगले चैप्टर में हम तो पहले तो काम करेंगे कि इसका एमसीक्यूज कर लेंगे, देन आफ्टर हम इसके नेक्स्ट वीडियोस पे जाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद।